हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए। आपसे यहाँ पर 71 नंबर प्रश्न, जो कि इस क्लास का पहला प्रश्न है, आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। पहले प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर 1 को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। संविधान के प्रथम अनुसूची में जो है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का जो है जिक्र किया गया है। और दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान में रखिए कि भारत के संविधान की अनुसूचियां वे सूचियां होती हैं जो भारत सरकार की नीतियों और नौकरशाही गतिविधियों को वर्गीकृत करती हैं। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखना है कि वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम पे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्रक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रक हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को 22, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी को ध्यान में रखना है कि 1 अप्रैल सन 2017, ठीक है, ये डेट याद रखिए, 1 अप्रैल सन 2017। ये डेट इसलिए याद करने को मैं कह रहा हूँ 1 अप्रैल सन 2017, क्योंकि इस डेट को जो है एसबीआई के द्वारा 4 सहायक बैंकों और भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय हो जाने के बाद जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या जो है कितनी हो गई, 22 हो गई। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सन 2017 से, 1 अप्रैल सन 2017 से। वित्तीय वर्ष आप सभी को पता होगा, भारतीय वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को, डेयरी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, डेयरी आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, मौसमी बेरोजगारी से आखिरकार तात्पर्य क्या है। तो ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोग वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान जो है बेरोजगार होते हैं। ठीक है, पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसी दौरान कोई ऐसा भी महीना होता है जिसमें लोग बेरोजगार होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि क्षेत्र में उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियुक्त की होती है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने संगठित बताया है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। संगठित क्षेत्र उन कार्य स्थलों या उद्यमों को कवर करते हैं जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। ठीक है, और इस प्रकार लोगों को निश्चित रूप से रोजगार प्रदान किया जाता है। तख्ता पलट है, बताइए क्या है। अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से हटा देना, क्या ये आपका राइट है। तो जी हाँ दोस्तों, तख्ता पलट का मतलब यही है कि अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी रूप से हटा देना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया लोकतांत्रिक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, रक्षा मंत्री का सचिव जो है ये राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। चलिए, भारत में नए राज्य का गठन जो है किस चीज से होता है? विशेष बहुमत से, सरल बहुमत से, बिना किसी बहुमत के, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है सरल बहुमत से, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत में नए राज्य का गठन सरल बहुमत से होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है जम्मू और कश्मीर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग जानते हैं कि धारा 370 जो है ये जम्मू कश्मीर से रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर पहला है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बयालीसवां संवैधानिक संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को लघु संविधान, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में आरंभ में जो है 22 भाग थे। ठीक है, कितने भाग थे दोस्तों? 22 भाग थे। लेकिन अनुच्छेद 355 के तहत जो है 8 अनुसूचियां इसमें शामिल थी उस समय, और वर्तमान में जो है 25 भागों के साथ 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो संविधान कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के दोस्तों वर्तमान समय में 25 भाग हैं। ठीक है, और वर्तमान समय में यदि सूची की बात करें तो वर्तमान समय में सूची है दोस्तों आपका 448। कितना दोस्तों? 448, ये है वर्तमान में सूची। और वर्तमान में भाग कितने हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा, 25 भाग है, 448 सूचियां हैं और 5 परिशिष्ट भी शामिल है, परिशिष्ट भी शामिल है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके दिए गए हैं ऑप्शन नंबर दूसरे में, भाग 2 में। ठीक है विवेक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म सभी लोग जानते हैं, भगवान महावीर स्वामी का जन्म 500 ईस्वी पूर्व, कितना दोस्तों? 599 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये पहले आप लोग ध्यान में रखिए। तो महावीर स्वामी जी का जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व बिहार के वैशाली जिले में। कहाँ पर दोस्तों? बिहार के वैशाली जिले में। तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है, विशाल वैशाली जिले में। कुंडग्राम के जो है एक वंश के राजा के तौर पर जो है सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर में राजकुमार वर्धमान के रूप में जो है इनका जन्म हुआ था। और यह जो है दोस्तों जैन धर्म के 24 तीर्थकर में से एक थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या है? कुयुल कड़फिसेस, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु की कांचीपुरम। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का कांचीपुरम। वर्तमान में कांची मतलब पल्लव वंश की राजधानी थी। और
वर्तमान में इसे कांची के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कांचीपुरम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 वेद हैं और मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताया है। तो देखिए मैं आपको पहले सबसे बताना चाहूँगा कि ऋग्वेद जो है 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है? और यदि और वेदों की बात करें दोस्तों, तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये तीनों वेद ऋग्वेद की अपेक्षा नवीनतम है, लेकिन ऋग्वेद जो है ये बहुत ही प्राचीन वेद है, ठीक है? और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि सजीव परंपरा के द्वारा जो है आरंभ में धार्मिक मूल पाठों को आज भी पूज्य माना जाता है और यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका निर्माण जो है आरंभ में वैदिक काल के दौरान लगभग 1500 से, ठीक है, लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व, ठीक है, 1500 से 1200 ईसा पूर्व में हुआ था। और एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि यह जो है 10 पुस्तकों में व्यवस्थित रूप से 1028 भजनों, ठीक है, कितना 1028 भजनों और 10,600, ठीक है, 10,600 छंदों का एक संग्रह है। तो इन सब चीजों को आप सभी को ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने जवाहरलाल नेहरू का ऑप्शन बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सितंबर और दिसंबर तक रहा, जिसमें डेट की बात करें, सन की बात करें तो है सन 1931 ईस्वी, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी में सितंबर से दिसंबर तक चला था, सितंबर से दिसंबर तक चला था, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में जो है भाग लेने वाले व्यक्ति थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग किस जल प्रणाली पर है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरा बताया है राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा भागीरथी हुग नदी पर है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने एडम्स सेतु बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डेथ वैली किस देश में स्थित है? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए डेथ वैली जिसे हम लोग मृत घाट के नाम से जानते हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट बेसिन मरुस्थल की सीमा पर उत्तरी मोजाओ मरुस्थल में जो है स्थित है। तो यहाँ पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने आ चुका है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है, किसके कारण होता है, इस रात्रि का चक्र, दिन रात्रि का चक्र का कारण क्या है? दीपा आप सभी लोग देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। जी हाँ दोस्तों, दिन और रात अपने अक्ष पर जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं और पृथ्वी अपने अक्ष की एक परिक्रमा पूरा करने में जो है लगभग कितने 24 घंटे लगाता है, 24 आवर्स लगाता है। और जब पृथ्वी किसी स्थान पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वह दिन होता है, तथा जब नहीं पड़ती सूर्य की किरणें तो उस समय क्या होता है, रात्रि होता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला पृथ्वी का घूर्णन जो है पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र के कारण होता है, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला। जी हाँ, दूसरा वाला आपका क्या है, चंद्रमा। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा जो है मध्य में रहता है। ये प्रश्न मैंने आपको एक बार और बताया है। सूर्य ग्रहण तब घटित होता है दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरता है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि चंद्रमा पूर्णतः या आंशिक रूप से सूर्य को अवरुद्ध करता है, ऐसा केवल अमावस्या को ही हो सकता है, ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा जो है संयोजक में होते हैं तो पृथ्वी से देखने पर वे एक ही पंक्ति में होते हैं, इसे युति अयुति बिंदु के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है।
आप सभी को ये चीज़ ध्यान में रखना है। और इस समय जो है जब पूर्ण सूर्यग्रहण हो जाता है तो चंद्रमा सूर्य के विलंब को पूर्णतः ढक लेता है। दोस्तों, जो आज का ये अगला प्रश्न है, आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि समय समय पर गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया निष्कासन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निष्कासन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीव जंतु जो कुछ पदार्थ जो है खाते हैं, अपरिहार करते हैं, वो भोजन की इतनी अधिक मात्रा ग्रहण कर लेते हैं कि वे इसका प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं। तो इसका निष्कासन, इसे बाहर निकालना जो है वो निष्कासन कहलाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जीव जंतु होते हैं, जब कुछ पदार्थों को निगल लेते हैं और वो पचाने में असमर्थ रहते हैं, जैसे कुछ पदार्थ हो गए आपके जो कि थोड़े ठोस होते हैं, जंतुओं के लिए सुगम नहीं होते हैं, तो ऐसी वस्तुओं से जो है अपचित भोजन को जो है गुदा के द्वारा मल के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। ये हर सजीव में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।